हेलो एवरीवन, नवोदियंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे लेखपाल परीक्षा 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट संख्या 5 का। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, स्थावर का विलोम है। ऑप्शन ए जंगल, ऑप्शन बी संपत्ति, ऑप्शन सी जंगम, ऑप्शन डी स्थापना। तो स्थावर का विलोम होता है जंगम। क्या होता है? जंगम होता है, क्योंकि स्थावर का अर्थ होता है स्थिर रहने वाला, अर्थात जड़ पदार्थ, यानी कहा जाए वे पदार्थ जो अपनी जगह पे क्या है स्थिर रहते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? स्थावर बोलते हैं। वे पदार्थ जो चल फिर सकते हैं, यानी जो स्थिर नहीं रहते हैं, यानी गतिशील होते हैं, उन्हें क्या है? जंगम कहा जाता है। तो स्थावर का विलोम क्या होगा? जंगम। और प्रश्न संख्या 1 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, ये फल उसके लिए हैं। इस वाक्य में रेखांकित अंश है उसके लिए। तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अन्य पुरुष एक वचन संप्रदान कारक, मध्य पुरुष बहुवचन कर्ता कारक, ऑप्शन सी मध्य पुरुष एक वचन संप्रदान कारक, ऑप्शन डी उत्तम पुरुष एक वचन संप्रदान कारक। ये फल उसके लिए हैं। तो उसके लिए अन्य पुरुष है और ये क्या है? एक वचन भी है और लिए शब्द दिया गया है, इसका मतलब है यहाँ संप्रदान कारक है। तो प्रश्न संख्या 2 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, सब्यसाची शब्द के लिए एक वाक्य है। ऑप्शन ए है सदा सत्य बोलने वाला, ऑप्शन बी बाएं हाथ से कार्य करने वाला, ऑप्शन सी जिसने बहुत कुछ सुना हो, ऑप्शन डी अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला। तो वह व्यक्ति जो बाएं हाथ से कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? सब्यसाची कहते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बाएं हाथ से कार्य करने वाला। तो प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन बी सही है, बाएं हाथ से कार्य करने वाला। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, सियार का तत्सम क्या है? श्रृंगार, श्यार, श्यालक, श्रृगाल। तो सियार का तत्सम होता है श्रृगाल। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए है ठोकर लगते ही लड़का बेहोश हो गया, ऑप्शन बी विद्यार्थी पढ़ेंगे तो पास होंगे, ऑप्शन सी है श्याम दूध पीकर घूमने जाता है, ऑप्शन डी है अध्यापक बच्चों को प्रतिदिन हिंदी पढ़ाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन सी में श्याम दूध पीकर, श्याम पहले दूध पीता है, यानी दूध पीना जो क्रिया हुई है वो पहले हुई है, उसके बाद में घूमने जाता है। तो घूमने जो क्रिया है वो दूसरी क्रिया है। तो इसमें प्रश्न संख्या 5 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, श्याम दूध पीकर घूमने जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला के लिए एक शब्द है गुरुकुलवासी, छात्रावासी, अंतेवासी, आश्रमवासी। तो गुरु के समीप रहने वाला छात्र क्या कहलाता है? अंतेवासी कहलाता है। तो प्रश्न संख्या 6 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अंतेवासी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई कहावत का सही अर्थ है? ऑप्शन ए है कंगले को किसी हानि की आशंका नहीं होती, ऑप्शन बी गंभीर रोगी की चिकित्सा संभव नहीं होती, ऑप्शन सी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस नहीं मिल सकती, ऑप्शन डी है बेशर्म हो चुके व्यक्ति को इज्जत गवा देने का वह नहीं होता। तो प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बेशर्म हो चुके व्यक्ति को इज्जत गवा देने का भय नहीं होता। तो किसका अर्थ होता है? उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, कृदंत प्रत्यय किसके साथ जुड़ते हैं? आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है संज्ञा, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी धातु, ऑप्शन डी विशेषण। तो जो कृत प्रत्यय हैं वो धातु के साथ जुड़ते हैं। धातु के में जोड़े गए प्रत्यय से कृदंत बनते हैं। जैसे लिख अगर धातु है तो आई शब्द जुड़ा है तो क्या बना? लिखाई। तो ये क्या है? ये कृदंत है। तो कृदंत प्रत्यय धातु से जुड़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, जनार्दन किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन ए है राम,
ऑप्शन बी कृष्ण, ऑप्शन सी विष्णु, ऑप्शन डी ब्रह्मा। तो जनार्दन विष्णु का पर्यायवाची है, तो प्रश्न संख्या 9 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? जागृति, पूज्यनीय, अंतर्ध्यान, अभ्यारण। तो जागृति एकदम सही रूप में लिखा हुआ है, तो प्रश्न संख्या 10 का जागृति जो शब्द है वह सही हो जाएगा। 10 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, निर्दय का विलोम है? सहृदय, सहे, सभय, सदय। तो निर्दय का विलोम होता है सदय। क्या होता है? सदय। सदय का अर्थ होता है दयावान और निर्दय का मतलब होता है दया रहित। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, सठ पद का पर्यायवाची है? सठ पद का पर्यायवाची है, तो आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तितली, भ्रमर, मकड़ी, केकड़ा। सठ पद का पर्यायवाची हो जाएगा भ्रमर, क्योंकि भ्रमर के कितने 6 पद होते हैं। अगला प्रश्न है जिनके पास कुछ ना हो उनके लिए उपयुक्त शब्द है? जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है अभावग्रस्त, अकिंचन, दीनहीन, महादीन। तो जिसके पास कुछ नहीं होता है उसे क्या कहा जाता है? अकिंचन कहा जाता है। तो प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए? आहुण्य, अक्षुण्य, अक्षुण्य, अक्षुण्य। तो प्रश्न संख्या 14 की बात की जाए तो अक्षुण्य लिखा हुआ है, जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही है। तो प्रश्न संख्या 14 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, तत्संकर संधि विच्छेद से बनने वाला शब्द है? तत्संकर, 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 तत्संकर। तो प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तत्संकर। तो तत्संकर है वो तत् प्लस संकर का संधि रूप है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, मुख्य अवयवों के निकट आने से संघर्ष के पश्चात प्रकट होने वाली ध्वनि क्या कहलाती हैं? तो क्या कहलाती हैं? उष्ण ध्वनियाँ कहलाती हैं। तो प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उष्ण। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, सावधानी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? सावधानी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? नी, ई, आनी। तो सावधानी एक शब्द है और अगर सावधान में ई जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? सावधानी। तो 17 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ई। तो प्रश्न संख्या 17 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, सबरी प्रतिदिन राम की प्रतीक्षा करती थी। वाक्य का सही वेद है? संदेहार्थ, विधानार्थ, प्रश्नार्थक, आज्ञार्थक। संदेहार्थक, विधानार्थक, प्रश्नार्थक, आज्ञार्थक। तो सबरी प्रतिदिन राम की प्रतीक्षा करती है, ये विधानार्थक वाक्य है। तो 18 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, देहलता इस सामासिक पद में कौन सा समास है? देहलता मतलब देह रूपी लता, अर्थात इसमें क्या है? कर्मधारय समास होगा। तो 19 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कर्मधारय समास। कौन सा समास है? कर्मधारय समास है देहलता में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, पित्राज्ञा शब्द का सही संधि विच्छेद है? पितृधनाज्ञा, पित्राधनाज्ञा, पितृधनाज्ञा, ये सभी। तो पित्राज्ञा का सही संधि विच्छेद है आपका ऑप्शन सी, पितृधन आज्ञा। अगला प्रश्न है अनश्वर शब्द के लिए एक वाक्य है? नष्ट होने वाला, ईश्वर को ना मानने वाला, नष्ट ना होने वाला, जो इंद्रियों के द्वारा ना जाना जा सके। तो 21 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नष्ट ना होने वाला। नष्ट ना होने वाले को अनश्वर कहते हैं। तो प्रश्न संख्या 21 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, वह श्रेष्ठ उपासक है? वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष है? वह श्रेष्ठ,
उपासक क्या है? तो पृष्ठ संख्या 22 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उपासक। उपासक क्या है? एक विशेष है। उपासक क्या है? एक विशेष है। और जबकि श्रेष्ठ क्या है? एक विशेष है। श्रेष्ठ क्या है? विशेष। वह श्रेष्ठ उपासक है में श्रेष्ठ एक क्या है? विशेषण है। क्या है? श्रेष्ठ आपका विशेषण है। और आपसे पूछा गया है विशेष क्या है, तो उपासक जो है वो क्या है? विशेष है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है? अंधेरा, धीरे धीरे, चाल चलन, सौंदर्य। तो धीरे धीरे क्या है? एक क्रिया विशेषण है। तो प्रश्न संख्या 23 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जैसे वह धीरे धीरे चल रहा है, तो चल क्या है? क्रिया है। और धीरे धीरे क्या है? उसकी विशेषता बता रहा है कि स्लो स्लो चल रहा है। तो धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण है। अगला है प्रश्न संख्या 24, अखरोट शब्द का तत्सम रूप है? अखरोट शब्द का तत्सम रूप है अक्षवाट, अछूट, अछरोट, असरोट। तो अखरोट का तत्सम रूप है अछूट। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अखरोट का तत्सम रूप अछूट है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकंपित वर्ण है? तो प्रकंपित वर्ण कौन सा है? रा, ला, या और वा। तो रा है वो आपका प्रकंपित वर्ण है। तो प्रश्न संख्या 25 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रा। प्रकंपित वर्ण कौन सा है? रा है। तो हमारा हिंदी का सेक्शन समाप्त होता है। अब हम देखेंगे जीके के प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 51, द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? तो ऑप्शन ए है गंग, ऑप्शन बी काकतीय, ऑप्शन सी होसल, ऑप्शन डी कदम। तो द्वार समुद्र होसल वंश की राजधानी थी। होसल राज्य की राजधानी कहाँ थी? द्वार समुद्र थी, जो वर्तमान में कर्नाटक के हासल जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है? वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है ऑप्शन ए बिहार में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी बंगाल में, ऑप्शन डी गुजरात में। तो वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वल्लभीपुर जो है वो प्राचीन भारत का एक नगर था, जो 5वीं से 8वीं शताब्दी तक मैत्रक वंश की राजधानी रहा था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 53, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ था 4 जुलाई 1947 ईस्वी को, 10 जुलाई 1947 ईस्वी को, 18 जुलाई 1947 ईस्वी को, 14 अगस्त 1947 ईस्वी को। तो प्रश्न संख्या 53 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 18 जुलाई 1947 ईस्वी को। ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था, जिसमें भारत और पाकिस्तान की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की तिथि निश्चित की गई थी। अगला प्रश्न है, तो 53 का हमारा ऑप्शन क्या होगा? सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 54, गदर पार्टी का मुख्यालय था सैन फ्रांसिस्को में, न्यूयॉर्क में, मद्रास में, कलकत्ता में। तो गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को में था। कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को में। 1913 ईस्वी में सोहन सिंह भाकना, कौन? सोहन सिंह भाकना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक एक संस्था की स्थापना की थी, और इस संस्था के द्वारा गदर नामक एक अखबार निकाला गया, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया था। तो गदर पार्टी की स्थापना की बात की जाए तो किसने की थी? सोहन सिंह भाकना ने। इसका वास्तविक नाम क्या था? हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 55, गदर पार्टी के नेता कौन थे? गदर पार्टी के नेता कौन थे? भगत सिंह, लाला हरदयाल, बाल गंगाधर तिलक, बीडी सावरकर। तो गदर पार्टी जो प्रमुख नेता थे वो कौन रहे? लाला हरदयाल। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 56, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है?
कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती। तो नर्मदा और ताप्ती की बात की जाए तो ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं जो कि गुजरात के तट पर अपना मुहाना बनाती हैं। गोदावरी आंध्र प्रदेश के तट पर अपना मुहाना बनाती है। तो जो महानदी है वो कहाँ है? उड़ीसा के तट पर अपना मुहाना बनाती है। तो प्रश्न संख्या 56 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 57, क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का दूसरा बृहत्तम महाद्वीप है? एशिया, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका। बात की गई है दूसरा बृहत्तम महाद्वीप, सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया, और तो दूसरा कौन सा होगा आपका? अफ्रीका। कौन सा होगा? अफ्रीका। तो 57 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखिए सबसे बड़े की बात की जाए तो अफ्रीका है, तो अफ्रीका सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया, तो एशिया आएगा नंबर 1 पे। उसके बाद दूसरा कौन सा है? अफ्रीका। तीसरी की बात की जाए तो उत्तर अमेरिका। चौथी की बात करें तो दक्षिणी अमेरिका। पाँचवां अंटार्कटिका, छठा यूरोप और सातवां ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया। दूसरा कौन सा है? अफ्रीका। तीसरा कौन सा है? उत्तरी अमेरिका। चौथा दक्षिणी अमेरिका। पाँचवां अंटार्कटिका, छठा यूरोप और सातवां ऑस्ट्रेलिया। तो अगर सबसे छोटा महाद्वीप की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा एशिया और दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है? अफ्रीका है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 58, बेतवा नदी मिलती है गंगा में, यमुना में, ब्रह्मपुत्र में, सोन में। तो बेतवा यमुना की सहायक नदी है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन ये किसकी नदियां हैं? यमुना की सहायक नदियां हैं जो यमुना में उसके दाहिने तट पर मिलती हैं। अगला है प्रश्न संख्या 59, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है काली मृदा। कौन सी मृदा है? काली मृदा है, जो मुख्यतः महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु के लावा क्षेत्रों में पाई जाती है। तो प्रश्न संख्या 59 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, काली मृदा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 60, मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम है। मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम है देश में आयातों एवं निर्यातों का बढ़ना, देश में आयातों एवं निर्यातों का घटना। ऑप्शन सी है देश में निर्यातों का बढ़ना और आयातों का घटना। ऑप्शन डी है देश में आयातों का बढ़ना और निर्यातों का घटना। तो 60 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जब किसी देश में निर्यात बढ़ जाते हैं और आयात घट जाते हैं तो मुद्रा का मूल्यन शुरू हो जाता है। तो प्रश्न संख्या 60 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 61, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन के लिए पहचान रखता है? तो ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इलायची के उत्पादन के लिए जो राज्य सबसे आगे है वह कौन सा है? वह है आपका केरल। कौन सा है? केरल है। तो देखा जाए केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु इन सारे क्षेत्रों में इलायची का उत्पादन होता है, लेकिन भारत में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्यों में सर्वाधिक इलायची का उत्पादन होता है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केरल। वैसे बात की जाए तो कार्डमम पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? वो तमिलनाडु क्षेत्र में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? तमिलनाडु क्षेत्र में। कार्डमम पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तमिलनाडु में पाई जाती हैं, लेकिन इलायची का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? केरल में होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 62, ह्यूमस उदाहरण है मृदा संरचना का, क्रिस्टलाइड का, जैविक कोलाइड का, इनमें से कोई नहीं। तो 62 का ऑप्शन ही सही हो जाएगा। जो ह्यूमस उदाहरण है वो किसका उदाहरण है? मृदा संरचना का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 63, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है? अफ्रीका में, एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिणी अमेरिका में। तो प्रश्न संख्या 63 का ऑप्शन भी सही हो जाएगा, एशिया में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 64, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन सा एक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन दिए गए हैं केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो नारियल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तमिलनाडु में होता है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 65। 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम थी? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, गाजियाबाद, महोबा, कानपुर और वाराणसी। तो देखा जाए 4 ऑप्शन के अनुसार जो प्रश्न का आंसर होगा वो होगा कानपुर। वैसे सर्वाधिक जो उच्च साक्षरता दर है वो कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर में है। किसमें है? गौतम बुद्ध नगर में, क्योंकि लगभग कितनी है? 80.1%। कितनी है? 80.1% है। और जो सबसे कम है वो कहाँ थी? श्रावस्ती में। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में न्यूनतम साक्षरता दर श्रावस्ती में थी, अधिकतम थी गौतम बुद्ध नगर में। लेकिन इसके बाद हम बात करें तो कौन सा जिला आता है? कानपुर आता है, जिसकी थी 79.7%। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 66। भारत में जनसंख्या घनत्व निरंतर बढ़ रहा है, लगभग स्थिर रहा, कुछ कम हुआ है, पहले बढ़ा और फिर 1991 के पश्चात घटा? तो 66 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि भारत में जनसंख्या घनत्व लगातार बढ़ रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 67। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 31.2% है। 67 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 31.2%। जबकि 68.8% क्या है? ग्रामीण जनसंख्या है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 68। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा स्वीकृत है, वे कौन से हैं? अनुच्छेद 13 से 17, अनुच्छेद 13 से 17, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 15 से 19, अनुच्छेद 16 से 20। तो भारतीय संविधान में समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है। अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषयों के में अवसर की समानता है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, मतलब जिसे छुआछूत का अंत भी कहा जाता है। और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। तो अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 69। भारत के संविधान के निर्माताओं में मौलिक अधिकार की अवधारणा को लिया था। भारत के संविधान के निर्माताओं ने यहाँ को ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया था यूएसए के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, कनाडा के संविधान से, ऑप्शन डी सोवियत संघ के संविधान से। तो भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ व संगठन तथा राष्ट्रपति का पद संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो मौलिक अधिकारों की अवधारणा कहाँ से ली गई है? यूएसए से ली गई है। और क्या क्या लिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ, उसका संगठन, उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 70। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया? ग्राम पंचायतों का संगठन, गोवध निषेध, मुफ्त कानूनी सलाह, समान नागरिक संहिता। तो प्रश्न संख्या 70 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मुफ्त कानूनी सलाह, जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक सिद्धांतों में जोड़ा गया था। क्या था? मुफ्त कानूनी सलाह। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 71। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश में प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है? प्रश्न संख्या 71 है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है? तो प्रश्न संख्या 71 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गाजियाबाद में। किस में की गई है? गाजियाबाद में की गई है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में आईटी सिटी की स्थापना की जा रही है। उत्तर प्रदेश में आईटी सिटी की स्थापना की जा रही है इलाहाबाद में, कानपुर में, लखनऊ में, वाराणसी में। तो उत्तर प्रदेश में आईटी सिटी की स्थापना लखनऊ में की जा रही है। तो प्रश्न संख्या 72 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लखनऊ। अगला प्रश्न है
उत्तर प्रदेश में अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है। यहाँ मिस हुआ है, मिसप्रिंट है यहाँ पर, तो क्या होगा, उत्तर प्रदेश में अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है। तो कहाँ अवस्थित है, आगरा में, इलाहाबाद में, कानपुर में, लखनऊ में। तो कहाँ है, कानपुर में। डॉक्टर वी आर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कहाँ स्थित है, कानपुर में अवस्थित है। प्रश्न संख्या 74 है, कर्मा एक लोक नृत्य है। कर्मा एक लोक नृत्य है, कहाँ का है, सोनभद्र का, ब्रजभूमि का, बुंदेलखंड का, उपरोक्त में से कहीं का नहीं। तो कर्मा एक लोक नृत्य है जो कहाँ का है, वो जो है ब्रजभूमि का। तो कर्मा कहाँ का, ब्रजभूमि का लोक नृत्य है। तो प्रश्न संख्या 74 का ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 75, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना उत्तर प्रदेश में की गई है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना उत्तर प्रदेश में की गई है। आगरा में, इलाहाबाद में, गोरखपुर में, लखनऊ में। तो 75 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लखनऊ में। तो यहाँ हमारा जीके का पोर्शन समाप्त होता है। अब हम ग्रामीण परिवेश के प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न संख्या 76 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है संविधान अधिनियम 1992 यानी संविधान संशोधन 73 महिलाओं को ग्राम सभा, पंचायत समिति तथा जिला परिषद में आरक्षण सुनिश्चित करता है। ऑप्शन बी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का मुख्य फोकस महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा विकलांग व्यक्तियों की सहायता करना है। ऑप्शन सी है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के अंतर्गत 30% रोजगार अवसर महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो क्षेत्र का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 73वें संविधान संशोधन में महिलाओं को ग्राम सभा, पंचायत समिति तथा जिला परिषद में आरक्षण सुनिश्चित किया गया। दूसरा, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का मुख्य फोकस महिलाओं, SC, ST तथा हैंडीकैप्ड व्यक्तियों की सहायता करना भी था। ऑप्शन सी है ग्राम समृद्धि योजना के अंतर्गत 30% रोजगार अवसर महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 77। प्रश्न संख्या 77 है, अन्नपूर्णा स्कीम किस वर्ग के सहायतार्थ लागू की गई। ऑप्शन ए वृद्ध नागरिकों के लिए जो वृद्ध अवस्था पेंशन के योग्य हैं किंतु उन्हें कोई आय प्राप्त नहीं होती। ऑप्शन बी पेंशन प्राप्त वृद्ध अवस्था नागरिकों के लिए। ऑप्शन सी अनपढ़ बच्चों के उद्धार के लिए जिनकी आयु 14 वर्ष से कम है। ऑप्शन डी किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए। तो 77 का ऑप्शन ये सही हो जाएगा। जो अन्नपूर्णा स्कीम है वो वृद्ध नागरिकों के लिए जो वृद्ध अवस्था में पेंशन के योग्य हैं किंतु उन्हें कोई आय प्राप्त नहीं होती है, उनके लिए प्रारंभ की गई थी। तो 77 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 77 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 78, वसूली कीमत सामान्यतः किस स्तर तक निर्धारित की जाती है। वसूली कीमत सामान्यतः किस स्तर पर निर्धारित की जाती है। ऑप्शन ए है बाजार कीमत से कम पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर। ऑप्शन सी वायदा कीमतों पर। ऑप्शन डी मंडी कीमतों पर। तो प्रश्न संख्या 78 का ऑप्शन ई सही हो जाएगा, बाजार कीमत से कम पर। ऑप्शन ए बाजार कीमत से कम पर वसूली कीमत सामान्यतः निर्धारित की जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 79, सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम कब शुरू किया गया। सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम कब शुरू किया गया। तो सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम 1963 में शुरू किया गया था। तो 79 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1963 कब शुरू किया गया था, 1963 में शुरू किया गया था सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 80, मिश्रित सस्यन से तात्पर्य है। मिश्रित सस्यन से तात्पर्य है यानी मिक्स्ड क्रॉपिंग से क्या तात्पर्य है। एक खेत में एक से अधिक फसलों के बीज मिलाकर एक साथ उगाना, एक खेत में
एक के बाद दूसरी भिन्न फसल क्रम में उगाना, 2 खेतों में एक ही फसल उगाना, 2 व्यक्तियों द्वारा साझे में की गई खेती। तो 80 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एक खेत में एक से अधिक फसलों के बीज मिलाकर एक साथ उगाना मिश्रित खेती कहलाती है। तो 80 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 81, नाबार्ड एक शीर्ष वित्तीय संस्था है जो बनी है व्यापार एवं उद्योग विकास हेतु, ग्रामीण बैंक के विकास हेतु, कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र के विकास हेतु, निर्यात विकास हेतु। तो नाबार्ड संस्था कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र के विकास हेतु बनी है। तो 81 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र के विकास हेतु बनी एक संस्था है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 82, मनरेगा में महिलाओं का कोटा कितना है? मनरेगा में महिलाओं का कोटा कितना है? तो प्रश्न संख्या 82 का ऑप्शन एक सही हो जाएगा। 1/3 33% महिलाओं का कोटा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 83, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी योजनाएं हैं? राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी योजनाएं हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 1। तो प्रश्न संख्या 83 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा 5, क्योंकि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत 5 योजनाएं हैं। तो प्रश्न संख्या 83 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 84, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम 1977-78 में प्रारंभ हुआ था। तो 84 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1977-78। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 85, पूरा योजना का उद्देश्य क्या है? पूरा योजना का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण शहरी अंतर को दूर करना, गांव को समाप्त करना, गांव में बिजली प्रदान करना, गांव में पानी प्रदान करना। तो पूरा योजना का उद्देश्य है गांव में पानी प्रदान करना। 85 का ये नहीं होगा, 85 का ऑप्शन ए सही होगा। पूरा का जो उद्देश्य था वो था ग्रामीण शहरी अंतर को दूर करना। 85 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ग्रामीण शहरी अंतर को दूर करना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 86, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है ज्वार, मक्का, धान, गेहूँ। तो 86 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गेहूँ। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल कौन सी है? गेहूँ है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन वाला तिलहन है? सोयाबीन, तिल, मूंगफली, सरसों। प्रश्न संख्या 87 है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादित होने वाला तिलहन है तो कौन सा है? सरसों। 87 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सरसों। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 88, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से आम की किस किस्म का उत्पादन होता है? दशहरी और चौसा, दशहरी और नीलम, अल्फांसो और नीलम, चौसा और अल्फांसो। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक दशहरी और चौसा का उत्पादन होता है। तो प्रश्न संख्या 88 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दशहरी और चौसा। अगला प्रश्न है ग्रामीण निर्धनों हेतु प्रोफेसर राधा कृष्णन समिति कब बनाई गई? ग्रामीण निर्धनों हेतु प्रोफेसर राधा कृष्णन समिति कब बनाई गई? ऑप्शन है ऑप्शन ए जनवरी 2008, फरवरी 2008, मार्च 2008, अप्रैल 2008। तो 79 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अप्रैल 2008। ग्रामीण निर्धनों हेतु प्रोफेसर राधा कृष्णन समिति अप्रैल 2008 में बनाई गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 90, उत्तर प्रदेश में सहकारी समितियों संस्थाओं द्वारा सहकारी कृषि निवेश आपूर्ति एवं वितरण योजना में खेती से जुड़े किसानों को दिया जाता है प्रमाणित बीज, रासायनिक उर्वरक, अल्पकालीन ऋण, उपरोक्त सभी। तो 90 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। उत्तर प्रदेश में सहकारी समिति संस्थाओं द्वारा
सहकारी कृषि निवेश आपूर्ति एवं वितरण योजना के तहत खेती से जुड़े किसानों को प्रमाणित बीज भी दिया जाता है, रासायनिक उर्वरक भी दिए जाते हैं और अल्पकालीन ऋण भी दिया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 91, निम्नलिखित में से कौन सी योजना स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का अंग बन गई है? तो कौन सी बन गई है? IRDP, TRYSEM, DWCRA, उपरोक्त सभी। तो 91 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और उपरोक्त सभी योजनाएं स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना से जुड़ गई हैं, उसका अंग बन गई हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 92, निम्नलिखित में से कौन सी योजना 2011 से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में चलाई जा रही है? प्रश्न संख्या 92 है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना 2011 से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में चलाई जा रही है? जवाहर रोजगार योजना, मनरेगा योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ऑप्शन डी जवाहर समृद्धि योजना। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में चलाई जाने वाली योजना है ऑप्शन सी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो प्रश्न संख्या 92 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 93, समर्थ योजना से में प्रोत्साहित किया जाता है। समर्थ योजना में प्रोत्साहित किया जाता है विधवा, तलाकशुदा, अपेक्षित महिलाओं को तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए। उपरोक्त वर्ग की महिलाओं से कोई लेना देना नहीं है। खाती पीती तंदुरुस्त महिलाओं को तकनीकी शिक्षा हेतु, बच्चों को तकनीकी शिक्षा हेतु। तो समर्थ योजना में प्रोत्साहित किया जाता है विधवा, तलाकशुदा, अपेक्षित महिलाओं को तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो प्रश्न संख्या 93 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। समर्थ योजना विधवा, तलाकशुदा, अपेक्षित महिलाओं से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न 94, विश्व तंबाकू निषेध दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? 31 मई, 1 जनवरी, 15 अगस्त, 7 जुलाई। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। तो 94 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम से कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। कब हुई? 1966 में, 1970 में, 1978 में, 1987 में। तो कब शुरू हुई थी? 1966 में। कब हुई थी? 1966 में। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 96, देश की ग्रामीण विकास हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई? देश की ग्रामीण विकास हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई? दिसंबर 2000, मई 1995, मई 1999, इनमें से कोई नहीं। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना दिसंबर 2000 में शुरू की गई थी। तो प्रश्न संख्या 96 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दिसंबर 2000। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 97, किस व्यवस्था में भूमि पर ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व होता है? प्रश्न संख्या 97 है, किस व्यवस्था में भूमि पर ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व होता है? ऑप्शन ए है जमींदारी, ऑप्शन बी महलवाड़ी, ऑप्शन डी रैयतवाड़ी व्यवस्था, ऑप्शन डी काश्तकारी व्यवस्था। तो महलवाड़ी व्यवस्था में भूमि पर ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व होता है। तो प्रश्न संख्या 97 का ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 98, ग्राम पंचायत स्तर पर भू राजस्व अधिकारी कौन होता है? प्रश्न संख्या 98, ग्राम पंचायत स्तर पर भू राजस्व अधिकारी कौन होता है? ग्राम प्रधान, राजस्व लेखपाल, चकबंदी लेखपाल, ऑप्शन डी जिला अधिकारी। तो 98 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चकबंदी लेखपाल। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 99, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान योजना 1988 में किस संस्था द्वारा चलाई गई थी?
प्रश्न संख्या 99 है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना 1988 में किस संस्था द्वारा चलाई गई थी? भारत सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, सामाजिक संस्था द्वारा या ICAR? तो ICAR द्वारा ये चलाई गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 100, स्वजल धारा योजना का प्रारंभ कब हुआ? स्वजल धारा योजना का प्रारंभ कब हुआ? 2000 में, 2001, 2002, 2003? तो स्वजल धारा योजना का आरंभ 2002 में हुआ था। तो प्रश्न संख्या 100 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 2002। अगर वीडियो पसंद आई हो और आप प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।